तो आप लोगों ने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ लिया। मैंने आपको होमवर्क दिया था और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। मैं वो न्यूमेरिकल्स जो उस दिन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से मैंने आपको करने के लिए दिए थे वो आपके सामने एक बार कर देता हूँ। ध्यान से समझें, जो लोग कर नहीं पाए वो खास करके देखें कि ये किस तरह से किया जाता है बिल्कुल सिंपल, कोई ख़ास बात है नहीं। ये 2 क्वेश्चंस थे, हम क्वेश्चन पेज नंबर 103 की बात कर रहे हैं। देखो, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मैं इसको एक्चुअली इसे अपन अपनी शीट पे ले चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले आएंगे अपन इनको, क्योंकि यहाँ कभी कभी जगह कम पड़ जाती है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को ले चलते हैं उधर। तो अब देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। स्पीड कम होना मतलब ब्रेक लगाना। बस की स्पीड कम कैसे होगी? ब्रेक लगाना पड़ेंगे। ब्रेक लगाना हमने कहा था रिटार्डेशन होता है, यानी स्पीड कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस में आना चाहिए। पहली बात तो ये समझो। तो कुछ लोगों ने सॉल्व तो ठीक कर दिया लेकिन माइनस लिखना भूल गए, उनके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर जहाँ पर माइनस में आंसर आना चाहिए वहाँ पे प्लस में आंसर डाल देते हो तो उसके मतलब बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं वो मैं इसे सॉल्व करने के बाद में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस बस की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन 80 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे इमीडिएटली मीटर पर सेकंड में बदल लेना चाहिए, और उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसे सिंपली सॉल्व कर लें। 49/200/9 मीटर पर सेकंड। इस 200/9 को आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 22.22 मीटर पर सेकंड हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आप चाहे ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, दोनों चलेगा। आपको यूज़ करना आना चाहिए, मतलब आपको मैथमेटिक्स का फंडामेंटल पता होना चाहिए कि ये कैसे करें। जो कन्वीनियंट आपको लगे वो करें। तो वो जो ट्रेन क्या है, बस है, बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और अब उसकी स्पीड ब्रेक लगाने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। 60 इंटू 5/18 33 से और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 10 इंटू 5 50/3 है ना। तो या तो आप इसको 50/3 मीटर पर सेकंड की तरह यूज़ कर लें, या इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 1 3 16.6666 आएगा, तो हम 16.67 कर सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी कम हो गई है। पहले ज़्यादा तेज़ चल रही थी बस और अभी वो उसकी स्पीड कम कर दी हमने ब्रेक लगा के। ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड बढ़ नहीं सकती, कम ही होगी। और इसमें टाइम लगा है, ये स्पीड चेंज में, चेंज इन वेलोसिटी में टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो t इज़ 5 सेकेंड। हाँ, तो आपको पूछ रहे हैं वो कि कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, a = v - u/t। अब आप जैसे मर्जी कर लो। v और u के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? 22/22। अब इसको 16/6 7 लिख लें। 5 5
हाँ 5.55, लेकिन 6 v जो है वो क्या है, v छोटा है यहाँ पे ना, v 16.67, u इज 22.22 अपॉन 5, ऐसा है। तो अगर ये गैप जो है ये 5.55 है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस वाली चीज़ बड़ी है। तो चेंज इन वेलोसिटी -5.55, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इतनी कम हो गई है, पहले 22.22 थी, अभी 16.67 हो गई है। तो -5.55 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर शुड बी, इसको इससे कैंसिल कर दो तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ठीक होना चाहिए, माइनस होना ज़रूरी है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि माइनस नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या होता, माइनस लिखने से इसका मतलब क्या हो गया। आपने अगर इसको प्लस लिख दिया तो इसका मतलब स्पीड 1.11 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, यानी एवरी सेकेंड स्पीड 1.11 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। ऐसे में स्पीड कभी कम हो सकती है क्या, 80 to 60 पहुंच सकती है क्या। तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस साइन ये कह रहा है कि ये रिटार्डेशन है। हाँ, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। ब्रेक जब लगते हैं रिटार्डेशन होता है, यानी स्पीड कम होती है। तो बस की स्पीड ग्रेजुअली 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से कम हो रही है, यानी हर एक सेकेंड पे 1.11 मीटर पर सेकेंड कम हो जाती है। तो पहले 22.22 मीटर पर सेकेंड थी, फिर एक सेकेंड बाद 1.11, दूसरे सेकेंड बाद और 1.11, 3 सेकेंड बाद और 1.11। हम 1.11 को अगर 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो 5.55 आ जाएगा, और 5.55 ही ये है, दिस इज़ द गैप बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि 5 सेकेंड में उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ है, 16.67 मीटर पर सेकेंड इज़ एक्चुअली 60 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर से ब्रेक लगाने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, मतलब रिटार्डेशन हुआ, मतलब स्पीड कम हुई, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। तो साइन लगाना सही बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे प्लस लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। मैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दूंगा इसके लिए। अगर आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू डोंट डिज़र्व मार्क्स। तो आपने कंसेप्ट क्लियर पहले करने, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने। न्यूमेरिकल बेसिकली आप जितने ज़्यादा करोगे आप थ्योरी उतनी ज़्यादा सीखोगे, ध्यान रखना। कभी भी ये मत सोचो कि हम तो थ्योरी वाला पोर्शन तो हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल छोड़ दो, थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी के मार्क्स तो आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखें। आप थ्योरी ज़्यादा तभी सीखोगे, अच्छे से तभी सीखोगे जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो फिज़िक्स की पढ़ाई न्यूमेरिकल से ही शुरू करो, न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पढ़ो, और न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बार आपको याद आएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम से इनका रिलेशन क्या होता है। हाँ, यही तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ भी एक्सेलरेशन पूछा है, लेकिन सिचुएशन में कुछ चीज़ें इस तरह से लिख दी गई, थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिख रहा है हमको। दूसरी बात ये कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन टाइम के केस में भी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टेशन पे वो रुकी हुई थी, स्टेशनरी पोजीशन पे थी, स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब रुकी हुई है तभी तो स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी वुड बी ज़ीरो। हाँ, फाइनल वेलोसिटी 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर होगी। 40 किलोमीटर पर आवर को भी आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 40 को कन्वर्जन फैक्टर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगा। इधर 22 से इधर 9, 5 × 2 100/9। क्या बना, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू है हमारे फाइनल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, और टाइम 10 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 सेकेंड। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि एज इट इज़ जो लिखा है यहाँ पे वही डाल दे रहे हैं फॉर्मूला में। ऐसे कभी न्यूमेरिकल नहीं होगा। आपको सबसे पहला स्टेप है लिखना गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप है व्हाट इज द फॉर्मूला। हाँ,
तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बीच की जो चीज़ है वो ये है कि जब आप गिवन लिखते हो उसी समय कन्वर्जन फैक्टर्स यूज़ करो, उसी समय यूज़ करो किस तरह से हमने यूनिट कन्वर्ट करनी है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अगर सब के सब एक जैसी यूनिट में नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे कैसे 40 लिख लोगे तो नहीं चलेगा। 100/9 का मतलब क्या है? 11.11 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही है ना। 100.9 भी यूज़ कर सकते हो हालांकि आप, लेकिन ठीक है 11.11 ईजी टू यूज़। इधर 10 × 6 क्या 60 क्या होता है? 600 सेकेंड, है ना बेटा। तो आप इसको एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में लिख दो v - u/t, where v is 11.11, u is 0, t is 600 सेकेंड। 600 सेकेंड को सिंप्लीफिकेशन के लिए आप एक काम करो, 6 × 100 लिख लो, एक ही बात है। हाँ, जिससे आप 11.11 माइनस 0 का मतलब ये है 11.11, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले 11.11/6 सॉल्व कर लो, उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देना, तो क्या बना? 6 1 से 1 था 6, ये 5 आया, 48, 5 ज़ा 30, 1 ज़ा, तो 1.85 मान लें इसको, लास्ट वाला 1 भी हटा दें। 1.85 डिवाइडेड बाय 100 से काम चल जाएगा। तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.01, तो ये 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। हाँ, ये प्लस है, आपने माइनस नहीं लिखा है, मतलब ये प्लस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, बड़ा कम एक्सेलरेशन है, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ही कम एक्सेलरेशन है। देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए, 600 सेकंड लग गए। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी स्पीड के बढ़ने की रेट बहुत कम है, तो स्पीड इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़नी, जितनी भी बढ़ी वो बहुत समय लगा के बढ़ी। अगर यही 1 मिनट में हो जाती तो हम उसी एक्सेलरेशन को कहते 11.11 माइनस 0/1 सेकेंड में हो जाती तो 600 की जगह 1 लिखते और हम कहते हैं कि 11.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझते हो आप इस बात को? बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ये बात समझ में अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लिया करो कॉल करके कि आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। मेरे हिसाब से मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, और इसको हम एक्चुअली कैसे अप्लाई करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीखेंगे। अब हम एक्चुअली ये सीखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का कैसे होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ मोशन। क्या बात है ये, क्या मतलब है इसका? ग्राफ तो आप सब जानते हो, ग्राफ पेपर पर हम कुछ डेटा एनालिसिस करने के लिए कुछ लाइनें बनाते हैं, कहीं कुछ बार ग्राफ बनाते हैं, कहीं पे पाई चार्ट बनता है। हम बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ, जो डेटा हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अब यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। जैसे हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन में हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम मोशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हमें थोड़ा फ़ायदा होता है, हम मोशन की पूरी नेचर को बहुत कम समय में समझ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। हाँ,
एक यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होती है, ध्यान रखें। इस यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और टाइम का कुछ डेटा यानी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है। हमें कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड तक कैसे मोशन करता है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड में उसकी स्पीड पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, ठीक है। अब हमें ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें देख करके लग रहा है कि हाँ ये यूनिफॉर्म मोशन ही लग रही है, क्योंकि इक्वल उनकी जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, इसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी समझ सकते हो। हाँ, इसकी जगह अगर मैं वेलोसिटी या स्पीड की जगह डिस्टेंस लिख दूं तो भी मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डेटा बदल दूंगा। हाँ, मैं क्या लिखूँगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है ये समझो 2 मीटर, ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 सेकंड में 10 मीटर, धीरे धीरे चला। तो ये जो डेटा है इसे थोड़ी देर तक हम एनालाइज करेंगे। हम देखते हैं कि अच्छा 2 to 4 के बीच में देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 मीटर, 4 और 6 के बीच में 2 मीटर, 6 और 8 के बीच में 2 मीटर, 8 और 10 के बीच में 2 मीटर। अब आप बोलोगे कि नहीं हमें तो ऐसे ही पता चल गया था। बिल्कुल सही बात है, आपको या मेरे को बहुत जल्दी पता चल जाता है, लेकिन किसी और को हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए ये एनालाइज करने में कि 2 मीटर का गैप है, और ये भी एनालाइज करने में शायद टाइम लग जाए कि ये 1-1 सेकंड का गैप है, और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुँचें कि जो ये मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बात को समझने की कोशिश करें कि अगर ये 5 वेरिएबल्स की बजाय 50 वेरिएबल्स होते, मतलब कि इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे चलते चलते 50 तक पहुँच जाए, ये भी 1, 2, 3, 4 चलते चलते और 25 तक पहुँच जाए, तो बहुत सारे वेरिएबल्स को देखने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुँच जाए और ये भी बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुँच जाए, तो रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन समझने में कि ये यूनिफॉर्म मोशन है सारा डेटा एक बार देखना पड़ेगा। तो जब बहुत लार्ज डेटा हो तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको एनालाइज करने में हमें टाइम लगता है, एनालिसिस में गलती भी हो सकती है। ये तो यूनिफॉर्म मोशन है और हमने बड़ा सिंपल टाइप का एग्जांपल लिया है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वहाँ पर जो एनालिसिस कर रहा है उस बंदे से गलती हो सकती है। वो हो सकता है कोई फिगर गलत इंटरप्रेट कर दे, कुछ चीज़ गलत लिख ले, कैलकुलेशन में गलती हो जाए और उसको उसके कंक्लूजन्स भी फिर बदल जाएंगे। तो जो एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन जो है, उसकी एनालिसिस का जो रिज़ल्ट है वो कुछ और हो सकता है, बदल सकता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो अगर इसको चाहे डेटा कितना भी बड़ा है उसको अगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे हम टाइम और डिस्टेंस लिख देते हैं। हाँ, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिख दिया और ब्रैकेट में लिखा है मीटर, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिख दिया इन सेकंड। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। इस तरह के ग्राफ जो हम मोशन में यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन मोशन। आप लिखोगे वी यूज लाइन ग्राफ।
लाइन ग्राफ क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि लाइंस यूज़ करते हैं हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो डेटा है उसको इस ग्राफ में शो करना है, यानी डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड 10 मीटर है। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, हाँ, यहाँ लिख देते हैं 0, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10। इधर टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो 0 है, 1 सेकेंड और 2 मीटर एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। 4 और 2 एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा। और 3 और 6 एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा। 8 और 4 एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा। ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज़ नॉट स्केल्ड, मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। 10 और 5 भी एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से जब ये सब एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ, हमको एक सीधी लाइन मिलेगी। इसको दूसरी जगह पे हम बना लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन, जिसमें डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड इज गिवन। वी आर शोइंग दिस ग्राफ। हाँ, हम ये शो कर रहे हैं। तो ये जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में अगर हमको पता लगाना है कि स्पीड कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस नापेंगे। हाँ, ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा इनके बीच में, एक परपेंडिकुलर ऐसे, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल मिल गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, जो 4 - 2 यानी 2 मीटर होगा। हाँ, या यहाँ पर इधर देखें, इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, इसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 और 2 का डिस्टेंस यानी 1 सेकेंड होगा। तो इससे हमको ये स्लोप मिलता है। ये स्लोप जो है ये स्पीड बताता है। अब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड बिटवीन 1 and 2 seconds is 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, व्हाट इज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर 2 and 5 के बीच में आपको, यानी 2 मीटर और 10 मीटर के बीच में आपको, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको यही स्पीड पता करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, ये एक और ट्रायंगल बन गया हमारा। हाँ, अब हम अगर इस ट्रायंगल में ध्यान दें तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है 10 - 2 यानी 8 मीटर, 5 - 1 यानी 4 सेकेंड। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 मीटर, टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड। इस तरह से हम ये स्लोप जो होता है ये स्पीड का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। 8/4 अगेन 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात, ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और ये स्पीड हर जगह सेम रहती है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में याद रख लो हमेशा के लिए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर स्पीड यूनिफॉर्म है। हाँ, स्पीड इज
कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड चेंज हुई अगर स्पीड चेंज हुई तो फिर इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो बार बार अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, ये बात याद रहेगी। दूसरी बात, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये दो बातें अपनी नोटबुक में नोट कर लें। क्या बात, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहली बात तो इन यूनिफॉर्म मोशन speed is constant. Number 2, distance time graph of uniform motion is always a straight line. ऐसे, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और तीसरी बात क्या नोट कर लो, द स्लोप of this straight line graph represents speed। हाँ, तो हम ग्राफ से ही स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से ट्रायंगल बना के। कोई से भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, ये और ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि हम कहते हैं कि इनका वर्टिकल डिस्टेंस निकालो, ऐसे एक परपेंडिकुलर डालो, ऐसे परपेंडिकुलर डालो, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा 8 और 6 पॉइंट्स के बीच में। तो ये पॉइंट 8 का है, ये 6 का है, तो 8 और 6 के बीच में 2 मीटर का गैप हो गया। इधर देखो 3 और 4 के बीच में 1 सेकेंड का गैप हो गया, तो 2/1, यहाँ पे भी जो स्लोप है, जो स्पीड है, वो 2/1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ ग्राफ इन सच अ वे, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज लाइन ग्राफ्स। हाँ, हम लाइन ग्राफ्स यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ interrelationship between the physical quantities in case of motion। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली दो तरह के ग्राफ आते हैं। ये जो ग्राफ आपने सीखा है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया था dt, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें y एक्सिस पर डिस्टेंस लिखी जाती है और x एक्सिस पे टाइम लिखा जाता है। x एक्सिस को हम यहाँ पर टाइम एक्सिस भी बोलते हैं कभी कभी, कहीं मतलब टाइम एक्सिस लिखा हो तो आप समझ जाना कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म ना हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ कैसा भी बन सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही हम बात कर रहे हैं, वेयर डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। यहाँ पर अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। इस मोशन का क्या मतलब हुआ कि पहले गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रही थी, स्लोप ज़्यादा था, मतलब स्पीड ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस जो थी
वो कम हो गई है कवर होना। टाइम तो एक ही रेट से बढ़ता है, टाइम के बढ़ने की रेट कभी भी चेंज नहीं होती। टाइम कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेकेंड्स हैं। तो यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम तो ऐसे ही बढ़ेगा। टाइम बढ़ने की रेट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट पहले तेज चल रहा, कोई बंदा सुबह जॉगिंग करने के लिए गया, उसने भागना शुरू किया, भागते भागते थोड़े टाइम बाद वो थक गया तो वो धीरे दौड़ने लग गया। फिर बहुत ही ज़्यादा थक गया तो वो धीरे चलने लग गया, उसने दौड़ना बंद कर दिया। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो गई। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो खड़ा हो जाए एक जगह पे, हाँ, एक ही जगह पे रुक गया, है ना। जैसे कि भागना शुरू किया, हाँ, और भागना शुरू किया, वैसे कुत्ते पीछे पड़ गए। अब उसे लगा कि और तेज़ भागूंगा तो कुत्ते और तेज़ भागेंगे मेरे पीछे, और कुत्तों से तेज़ तो मैं भाग ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि मुकाबला करते हैं। वो रुक गया और रुक के उसने देखा कि ओए कुत्ते, है ना, उसको डराया उसने पत्थर वत्थर लेके। तो क्या हुआ, उससे कुत्ते भाग जाएंगे, उसको काटेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले तो वो उसने भागना शुरू किया तेज, फिर एकदम स्लो डाउन होकर के रुक गया। तो जब वो रुक जाएगा तो उस समय टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस बढ़ना बंद हो गया। दिस इज रेस्ट, हाँ, या स्टेशनरी पोजीशन, रुका हुआ। हाँ, ये जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। धीरे धीरे उसकी स्पीड पहले बढ़ी, फिर कम हुई, फिर वापस रुक गया वो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका ही रहे केवल और उसका ग्राफ बनाना हो, कि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, हम यहाँ पे जो ज़ीरो दिखा रहे हैं, ज़ीरो इज़ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से मोशन शुरू हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर चल गया, 2 सेकंड में और 2 मीटर चल गया, 4 मीटर चल गया, लेकिन उसके बाद रुक गया, और हम यहाँ से ही इसका ग्राफ देख रहे हैं। समझो कि हम जब से देख रहे हैं तब से रुका हुआ है अगर शुरू से ही, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट, यानी स्पीड इज जीरो, इट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। ये तो चल ही नहीं रहा, अपनी जगह पे ही एज इट इज, जैसा था वैसे के वैसा खड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। यानी 1 सेकेंड बाद भी वो 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से 4 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ है। हाँ, 2 सेकेंड बाद भी वहीं खड़ा हुआ है, 3 सेकेंड बाद भी वहीं खड़ा हुआ है, यानी इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, सो देयर इज नो मोशन, बिकॉज मोशन वाज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया पॉइंट ऑफ ओरिजिन को, तो वहाँ से उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब मोशन नहीं हो रही है, मतलब स्पीड भी ज़ीरो होगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर स्लोप इज ज़ीरो। कोई स्लोप है क्या इसमें, स्लोप तो यहाँ था, यहाँ क्या स्लोप है, ये तो एकदम फ्लैट है ऐसा। स्लोप तो तब था जब ये ऐसे था, ये लाइन जब ऐसे हो गई तब कोई स्लोप है क्या, जब स्लोप ही नहीं है तो स्लोप तो रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीड को, तो स्पीड भी नहीं है, स्पीड इज जीरो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, तो आप बताओगे इट रिप्रेजेंट्स द स्टेशनरी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। हाँ, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब हमने ये ग्राफ बनाया जिस पीरियड के लिए, उस पीरियड में उसका मोशन नहीं हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा भी हो सकता है, हम ऐसा दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा भी ऐसा ही हो। हाँ, एक ऐसा जिगजैग लाइन भी हो सकता है, ऐसा 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 लाइन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो
ऐसा बने, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पहले वो स्लो चल रहा था, फिर उसके बाद स्लो बढ़ती चली गई, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। उसके बाद सडनली फिर से स्पीड कम भी हो सकती है, तो वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा ग्राफ बनाओ तो यूं मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? हाँ, इसमें देखो टाइम वापस आ गया, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर हम दिखा रहे हैं 4 सेकेंड और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 3.5 सेकेंड, तो ये पॉसिबल है क्या? टाइम कभी रिवर्स में आता है क्या? टाइम पीछे नहीं आ सकता। तो कभी ऐसा आप जल्दी जल्दी में खुशी के मारे कि मैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बना रहा हूँ, मतलब खुशी के मारे मतलब एक्साइटमेंट में कि मैं तो सही बनाऊंगा, ऐसा फटाक से यूँ कर दिया और ये पीछे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखें, है ना। कई लोग कर देते हैं ऐसा, तो आपने ऐसा नहीं करना। ग्राफ ये वाला कभी पीछे नहीं आ सकता, टाइम कभी पीछे नहीं आता है, ध्यान रखें, ये बात सबको पता है। हाँ, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। हाँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, गाना गाते हैं बुजुर्ग लोग, है ना, हम भी गाते हैं कभी कभी, हम भी बुजुर्ग हो गए। तो ये सब जो क्या है, ये सब क्या है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अहमियत या इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी बुक क्या बोलती है इसके बारे में, थोड़ा सा नज़र डाल लें उसके ऊपर। आई एम श्योर आप लोग ग्राफ अपनी एनसीईआरटी को रीड करते होंगे ना। ग्राफ की इम्पोर्टेंस हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों करना है, ये हम अब पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज शुरू होगा इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद हमको मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड होंगे, तो इसलिए हमको स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर चीज़ ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. आप क्रिकेट अगर देखते हो तो आपको ये बात पता होगी कि क्रिकेट में बार ग्राफ होता है। हम तो लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं, लेकिन क्रिकेट में हम इस तरह से शो करते हैं कि यहाँ 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, इस तरह के बार्स बने हुए होते हैं। जहाँ ज़्यादा रन बन गए इधर से दिखा देते हैं उसको, है ना। जैसे कि इधर 5 रन्स हैं, इधर 4 रन है, इधर 8 रन है, तो रन्स कितने बने ऐसे पूरे 50 ओवर के लिए बार ग्राफ बना देते हैं, तो देखना आसान हो जाता है। इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि कौन से ओवर थे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जिनमें ज़्यादा रन बने, कौन से ओवर थे। मेडन ओवर जो होगा वहाँ पर कुछ बनेगा ही नहीं, खाली रहेगा, है ना। मेडन मतलब, जो लोग क्रिकेट नहीं समझते, मेडन मतलब वो जिनमें रन ना बने। तो ये क्या बोल रहा है कि वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ helps in solving a linear equation having two variables. To describe the motion of an object, we can use line graphs. हम कौन से ग्राफ यूज़ करते हैं? लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। इन दिस केस, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time. तो हम दो तरह के ग्राफ्स ही पढ़ेंगे 9th क्लास में, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे थोड़ा सा और देख लें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस. In this graph, time is taken along the x-axis and the distance is taken along the y-axis. ये बात हम कर चुके हैं. Distance time graphs can be employed under various conditions where objects move with uniform speed या uniform motion करता है, non-uniform speed जब non-uniform motion करता है, remains at rest etc. हमने ये तीनों चीज़ें देखी हैं, तीनों तरह के ग्राफ्स हमने देखे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरी कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब वो चल नहीं रहा तब कैसा ग्राफ बनेगा? ग्राफ वुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. दिस टाइप ऑफ मोशन इज
uniform motion. So this allows that the distance traveled by the object is directly proportional to time taken. Thus for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. ये बात हम देख चुके कि फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, एज शोन इन फिगर 8.3. हमने भी अपना फिगर बना लिया था. द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ. हाँ, ओ बी ये बता रहा है कि लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. हाँ, ऐसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है विद टाइम. ठीक है. नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस. अगर आप डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपका जो स्लोप है वो वेलोसिटी होगा. हम इस बात को समझ सकते हैं. वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकाले ये बात भी हमने देखी थी. टू डू सो कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था. जो ट्राइंगल हमने बनाया था ये उसी की बात हो रही है. कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो इनके बीच के एक ट्रायंगल बना के, वैसे कि एक परपेंडिकुलर लाइन ये, एक परपेंडिकुलर लाइन ये, और दोनों यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गए. तो एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, उसकी बात हो रही है. ठीक है. तो टू फॉर्म अ ट्रायंगल दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर, मतलब इन्होंने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई फ्रॉम ए. वाई एक्सिस के पैरेलल वही किया जो हम कर रहे थे. और एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल बी से और एक्स एक्सिस के पैरेलल ए से. जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहाँ पे पॉइंट मिल गया सी और एक ट्रायंगल मिल गया. बस ये वाली बात हो रही है. इस बात को ध्यान से समझ लेना कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी. नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल t2 minus t1. BC corresponds to the distance s2 minus s1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance s2 minus s1 in time t2 minus t1. The speed v of the object therefore can be represented as s2 minus s1. s2 minus s1 यानी इसको हम कह रहे हैं s2 minus s1 अपॉन t2 माइनस t1 60. अब ये मिनट में है, 60 माइनस 40 यहाँ पे, उधर ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से निकाला है. वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसको हम कल स्टडी करेंगे. तो ये जो स्लोप है, सीखने की बात यह है कि ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड. ये बात आपको याद रखना है. जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं उनमें से एक पॉइंट ये भी है, तो ये आपको कभी नहीं भूलना है. मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ. 3 पॉइंट्स हमने जो लिखे हैं उसको आपने कभी नहीं भूलना. पहला, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी. और distance time graph of uniform motion is always a straight line. The slope of this straight line graph represents speed. इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो अब हम फ्रॉम टुमारो हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन
एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आएगी। पहले दिन आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो घबराओ मत, उसको थोड़ा टाइम ही लगता है। ये नया कंसेप्ट है बिल्कुल, 8th क्लास तक आपने बिल्कुल इस तरह की साइंस नहीं पढ़ी है। हमने मोशन चैप्टर पहले इसीलिए लिया कि इसको हम ज़्यादा टाइम दे सकें। अगर मैं बहुत स्पीड में पढ़ा करके निकल जाऊंगा तो आपको शायद बहुत चीज़ें समझ में आने से रह जाएंगी, इसलिए हम इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रख रहे हैं और आपको टाइम दे रहे हैं कि आप इसे समझ सकें। आपका काम है कि आप उसको रेगुलरली पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा तो कॉल करो, बात पूछो। और न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए जाते हैं या कोई भी और होमवर्क दिया जाता है, कोई भी काम करने को दिया जाता है, मैं बहुत बड़ा होमवर्क कभी नहीं देता, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो प्रैक्टिस के हिसाब से आपको करने के लिए बोलता हूँ, तो वो ज़रूर करो। अगर आप नहीं कर रहे तो यू विल मिस आउट, आप पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलो, बाकी अगली क्लास में, कल की क्लास में बात करेंगे कि किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ एंड देन सब्सिक्वेंटली वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। थैंक यू।